हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का पांचवा चैप्टर जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया और इसकी जो तीसरी क्लास होने वाली है आज। इससे पहले दो क्लास हो चुकी है। तो आप लोगों में से जिन बच्चों ने या हमारे जिन व्यूवर्स ने नहीं देखा होगा वो जाकर के जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही साथ जो इससे पहले चार चैप्टर हो चुका है उसका भी लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे पढ़ाई मैं कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ और 2024 के लिए ये क्लास जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे 2024 में बोर्ड परीक्षा देंगे और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान है, हिंदी माध्यम के बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये मैटर नहीं करता है कि वो किस स्टेट से हो, बस उनका माध्यम हिंदी होना चाहिए और उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हो। उनके सभी के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बिहार हो, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सभी स्टेट के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल की बात करते हैं तो शेड्यूल यहाँ पे जो है टाइम टेबल कह सकते हैं आप, शेड्यूल या टाइम टेबल। ठीक है, शेड्यूल या फिर टाइम टेबल। ये जो है पॉलिटी की क्लास वीक में 3 दिन, सप्ते में 3 दिन चलती है। मंगलवार को चलती है, गुरुवार को और शनिवार को, और वहीं ज्योग्राफी की क्लास सोमवार, वेडनेसडे बुधवार और फ्राइडे शुक्रवार को। तो आज जो है शनिवार है, इसलिए आज जो है पॉलिटी की क्लास होगी। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज पॉलिटी की क्लास होने वाली है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, वैसे मैंने सिर्फ पॉलिटी ही लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। तो आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो देखते जरूर है, ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही हमारे सेशन को लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। तो कम से कम इतना कर दिया कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को जो सेशन है वो अच्छा लग रहा है और आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैं और भी एफर्ट लगा के और भी अच्छी तरीके से आपके सामने जो है सेशन लाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आपका जो लाइक है, आपका जो कमेंट है, जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये हमें मोटिवेट करता है। तो पांचवा जो चैप्टर है हमारा, अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। जो पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें से जो पाकिस्तान था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दक्षिण एशिया के जो चार देश हैं उनके बारे में बेसिकली हमको पढ़ना है, तो हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान के बारे में पढ़ चुके हैं, बांग्लादेश के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग नेपाल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। आज हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और भारत और पाकिस्तान का जो विवाद है, जो संघर्ष है, इंडिया पाक का जो भी विवाद है, जो भी डिस्प्यूट है, इसके बारे में भी हम आज आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं हम श्रीलंका। कौन से टॉपिक, कहाँ से शुरू करना है हमको? आज श्रीलंका से। श्रीलंका में कैसी कैसी कंडीशन है इसके बारे में बात करना है। शायद आपको मैप नहीं दिख रहा होगा, तो मैं अपने आप को हाइड करता हूँ। श्रीलंका ये रहा, ये जो छोटा सा टापू देख रहे हैं ये श्रीलंका है। और ये हमारा प्यारा भारत इंडिया। और ये जो है स्टेट भारत का, ये तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु है। अब ये क्यों मैंने बताया, जब आप पढ़ेंगे, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे देश को आजादी मिली 1948 1947 में। भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में। तो श्रीलंका एक साल बाद 1948 में आजाद हो गया। और प्राचीन समय में पहले श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था, और सिलोन के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे जो दबदबा था वो सिंगली समुदाय का था। एक समुदाय थी, इसका नाम था सिंगली, इसका दबदबा था। आजादी के बाद क्या हुआ कि भारत के जो तमिलनाडु का जो एरिया है, जो आपको तमिलनाडु अभी मैंने बताया, तमिलनाडु का जो एरिया है, यहाँ से तमिल लोग श्रीलंका चले गए रहने के लिए। आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि जो जनसंख्या का प्रवास होता है या लोगों का जो प्रवास होता है या किन कारणों से होता है, चाहे हो सकता है कि अच्छी सुविधा मिल रही हो, यहाँ पे तमिलनाडु में बेरोजगारी हो सकती है, आजीविका के लिए गए होंगे, बहुत सारे रीजन होते हैं प्रवास के। तो कुछ हो सकता है ऐसे कुछ रीजन होंगे जिस वजह से लोग श्रीलंका गए। तो ये तमिल आबादी जो थी श्रीलंका, इस तमिल आबादी के खिलाफ थे या सिंगली समुदाय। इन सिंगली समुदायों ने जो तमिल आबादी को श्रीलंका में रियायत दी जा रही थी, जो छूट दी जा रही थी, इसका विरोध किया उन लोगों ने। रियायत का अर्थ होता है छूट देना। छूट देना, जो छूट दिया जा रहा था श्रीलंका की सरकार की तरफ से, इसका उन लोगों ने विरोध किया।
जब इसका उन्होंने विरोध किया तो उसके बाद जो तमिल लोगों को क्या लगा कि ये हमारी जो है हमको नजरअंदाज कर रहे हैं, जो उपेक्षा भरा बर्ताव कर रहे हैं, और इस कारण से जो तमिल लोग थे उन लोगों ने एक संगठन बनाया जिसको लिट्टे के नाम से जाना जाता है, जिसको लिट्टे के नाम से एलटीटी यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम कहते हैं। और तमिल एलम का अर्थ हो गया जो श्रीलंकाई तमिल है उनके संदर्भ में बात किया जा रहा है। तमिल एलम मतलब श्रीलंकाई तमिल। ठीक, तो तमिल लिट्टे या ऐसा कह सकते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम नामक संगठन बनाया गया। और इस संगठन के द्वारा अपने लिए श्रीलंका के अंदर ही, श्रीलंका के भीतर ही एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी गई, यानी कि अलगाववाद की मांग की गई, एक अलग राष्ट्र की मांग की गई। उसके बाद क्या हुआ, जाहिर सी बात है श्रीलंका की सरकार मानने को तैयार नहीं थी, तो श्रीलंका की सरकार और जो लिट्टे के समर्थक थे, जो लिट्टे के जिन्होंने लिट्टे नामक संगठन बनाया था और उसका समर्थन कर रहे थे, इनके बीच संघर्ष हो गया। और ये संघर्ष काफी समय तक चला। धीरे धीरे जो लिट्टे के समर्थक थे और यूं कहे जो तमिलनाडु के लोग थे, उन्होंने भारत सरकार पे दबाव डाला कि श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, तमिलों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए, श्रीलंका की सरकार पर प्रेशर डालने के लिए कि तमिल तमिल लोगों के साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। अंततः भारत सरकार क्या करती है 1987 में, डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तमिल सरकार से बात करने के लिए राजी हो जाती है। तमिल मसले पर श्रीलंका सरकार से, माफ कीजिएगा, तमिल मसले पर श्रीलंका सरकार से बात करने के लिए 1987 में डायरेक्ट रूप से राजी होती है। कहने का अर्थ है, प्रत्यक्ष रूप का अर्थ है कि यहाँ पे भारत सरकार सेना भेजने का विकल्प चुनती है। भारत सरकार अपनी सेना भेजती है और इस सेना को शांति सेना कहा जाता है। इस सेना को शांति सेना कहा जाता है। यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है, उस समय के जो लीडर थे राजपक्षे, एक तरफ इंडिया से गए हुए जो तमिल लोग थे उनको दिखाया गया, और दूसरी तरफ जो सिंगली समुदाय थे जो तमिलों का विरोध कर रहे थे उनको दिखाया गया है। इन दोनों समुदायों के बीच संघर्ष कैसा है, उस संघर्ष को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, कैसे वहां की सरकार कंट्रोल कर रही है, इसको दिखाया गया, और ये आपके एनसीईआरटी के बुक में है। जब भारत सरकार ने शांति सेना भेजने का निर्णय लिया, उसके बाद क्या हुआ कि सेना को श्रीलंका भेजा गया। सेना को श्रीलंका भेजा गया, जो भी, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, जो भी मतलब प्रॉब्लम है श्रीलंका में तमिल लोगों के साथ और सिंगली समुदाय के साथ, या तमिल लोग, सिंगली समुदाय और जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, इनके बीच, इनको इस डिस्प्यूट को, इस विवाद को खत्म किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में उलझ जाती है वहां पे। और सिर्फ 2 वर्षों बाद ही 1989 में जो भारत की शांति सेना थी, इसको भारत सरकार वापस बुला लेती है। और अंत में, लेकिन होता क्या है, अंत में 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया जाता है, और सशस्त्र संघर्ष जो हो रहा था लिट्टे और श्रीलंका की सेना के बीच, ये भी समाप्त हो जाता है। और जिस समय लिट्टे ये मांग कर रहा था, अलग राज्य का दर्जा मांग कर रहा था, या अलग पहचान की मांग कर रही थी, देश से अलग होने का जो मांग हो रही थी, यह श्रीलंका के इस क्षेत्र में हो रहा था। श्रीलंका का अगर मैं ऐसे मैप ड्रॉ करूं, ये हो जाएगा नॉर्थ, उत्तर, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये साउथ। तो ये जो ज्यादा इलाका था ना, नॉर्थ ईस्ट का इलाका था, यहाँ पे ज्यादा डिमांड हो रही थी, क्योंकि यहीं पे तमिल लोग जाकर के बसे हुए थे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब श्रीलंका में गृह युद्ध खत्म हो गया, कब हुआ खत्म, 2009 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसका प्रभाव क्या पड़ा श्रीलंका पे, जो गृह युद्ध हो रहा था तमिल और सिंगली समुदाय के बीच, या यूं कहे कि तमिल और श्रीलंका की जो सेना थी, इसके बीच जो हिंसक झड़प हो रही थी, जिसको गृह युद्ध का नाम दिया गया है। इससे हुआ क्या, इस वजह से हुआ क्या, इसका क्या प्रभाव पड़ा। गृह युद्ध श्रीलंका में हो रहा था, इसके बावजूद भी श्रीलंका में जो विकास की दर थी, श्रीलंका के अर्थव्यवस्था के विकास की दर थी, ये बहुत ही अच्छी रही थी। और रीजन क्या था कि जो डिमांड हो रही थी, या जो तमिल लोग थे, वो किसी क्षेत्र तक सीमित थे, पूरी श्रीलंका में नहीं फैले हुए थे। जनसंख्या वृद्धि की दर को श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, श्रीलंका की सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रित किया, और ऐसा करने वाला यह विकासशील देशों में प्रथम हो गया।
ऐसा करने वाला यश विकासशील देशों में प्रथम हो गया। कौन, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? श्रीलंका की, श्रीलंका की। उसके बाद श्रीलंका दक्षिण एशिया देशों में आता है। तो दक्षिण, जैसा कि अभी चैप्टर में, इस चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, तो दक्षिण एशियाई देशों में श्रीलंका ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। उदारीकरण करने का अर्थ होता है, ये जो शब्द है उदारीकरण, इसका अर्थ होता है कि सरकार व्यापार से जुड़े नियमों में छूट देती है या व्यापार से जुड़े कुछ नियमों को खत्म कर देती है, जिस वजह से दुनिया के अन्य देशों के लोग उस देश में आकर के व्यापार कर सकते हैं। तो श्रीलंका की जो सरकार थी, दक्षिण एशिया में सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। वहीं भारत में जो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ है, यह 1991 में हुआ है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, इसके बावजूद भी जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, यह दक्षिण एशिया में सबसे अधिक रहा। ये सोचने वाली बात है कि इतना ज्यादा गृह युद्ध में उलझने के बावजूद भी, जैसे एक तरह से कह सकते हैं मणिपुर अभी गृह युद्ध में उलझा हुआ है, उसी तरह सीरिया में भी गृह युद्ध हुआ, सूडान में भी गृह युद्ध हुआ, लेकिन ये जो देश है सीरिया, सूडान, ये इतना तरक्की नहीं कर पाए जितना श्रीलंका की सेना ने तमिलों के आवाज को दबाया, क्योंकि वो अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। उनकी अगर और मांग होती, दूसरी मांग होती कि हमें जो उपेक्षा की जा रही है ये नहीं की जानी चाहिए, हमें हमारा हक दिया जाना चाहिए, अगर इस तरह की मांग होती तो वो अलग बात था। लेकिन इन्होंने अलग ही देश बनाने की मांग कर दी, इसीलिए श्रीलंका की सेना ने उस मांग को सप्रेस कर दिया, उस मांग को दबा दिया, और बाकी के जो भी अर्थव्यवस्था के काम थे, जो भी अन्य काम थे, जन कल्याण के काम थे, ये चालू थे श्रीलंका में, और इसीलिए श्रीलंका इतना अच्छा कर पाया था गृह युद्ध में घिरे होने के बावजूद भी, गृह युद्ध में उलझे होने के बावजूद भी। गृह युद्ध के बावजूद जो श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था ये हमेशा कायम रही थी, यानी कि लोकतंत्र वहां पे कायम था। लोकतंत्र के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया गया था श्रीलंका में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब जो है, अगर समझ में आ गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं, श्रीलंका के बाद मैंने आपको बताया भारत पाक के बीच जो विवाद के मुद्दे हैं, जो विवाद के मुद्दे हैं उन मुद्दों को देखेंगे, क्योंकि क्योंकि सेशन के शुरू में ही जो पहला सेशन हुआ था उसी में मैंने कहा था कि सबसे पहले दक्षिण एशिया क्या है इसके बारे में पढ़ना है। दक्षिण एशिया के विभिन्न जो देश हैं, खास करके 4 देश, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना, ये मैंने पहले ही बताया था। तो ये 4 देश हो गया, पाकिस्तान हमने पहले सेशन में पढ़ा, बांग्लादेश श्रीलंका हमने दूसरे सेशन में पढ़ा, और नेपाल, बांग्लादेश और नेपाल हमने दूसरे सेशन में पढ़ा था, और श्रीलंका अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बावजूद हमने ये भी बात किया था कि इन दक्षिण एशियाई देशों के बीच जो आपसी मुद्दे हैं विवाद के, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत और पाक। और भारत से जो विवाद है दक्षिण एशिया के अन्य देशों से वो ज्यादा है, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया के केंद्र में बसा हुआ है, और इस वजह से जो विवाद है भारत के साथ और भारत के जो पड़ोसी देश है दक्षिण एशिया के, इनके साथ बहुत ज्यादा है, अगर कंपैरिजन करें दूसरों की तुलना में। तो यहाँ पे भारत है। दक्षिण एशिया के जो देश हैं शायद आपको नहीं दिखेगा, तो श्रीलंका, यहाँ मैं बता दूं, इंडिया तो है ही, श्रीलंका 2, यहाँ पे मालदीव जस्ट नीचे आएंगे तो 3, बांग्लादेश 4, भूटान 5, नेपाल 6 और पाकिस्तान 7। कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी काउंट किया जाता है। जो ये देश हैं, चूंकि भारत की स्थिति केंद्र में है, पूरी तरह से केंद्र में है भारत की स्थिति, और इसके चारों ओर सभी देश है, इसलिए, और भारत का क्षेत्रफल भी बड़ा है, इसी वजह से भारत के साथ जो विवाद है पाकिस्तान के साथ भी है, कुछ नेपाल के साथ भी, कुछ बांग्लादेश के साथ भी है। इस तरह से विवाद भारत के साथ रहे हैं, और रीजन क्या है कि भारत का केंद्र में होना और भारत की भौगोलिक स्थिति जो है ये। तो हम पहले भारत और पाक का विवाद देखेंगे, पाक और इंडिया का जो विवाद है ये हम देखने वाले हैं, ठीक, ये हम देखने वाले हैं। तो आ जाते हैं अपने सेशन पे। तो भारत और पाकिस्तान का जो विवाद है, यह किन किन मुद्दों को लेकर के, जो विवादित मुद्दे हैं इन दोनों देशों के बीच, ये कौन कौन से मुद्दे हैं, इसके बारे में हम लोग
बात करेंगे। जो विवादित मुद्दे हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। शायद मैं अभी अपना पिक नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है आपका ये कट जाएगा। तो पहला जो विवाद है, सबसे पहला कश्मीर। कश्मीर जो विवाद रहा था ये 1947 से ही शुरू हुआ था। कश्मीर विवाद 1947 से ही शुरू हुआ था। जैसे ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कश्मीर क्या था, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। उस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक हिंदू राजा थे जिनका नाम था राजा हरि सिंह। तो कश्मीर के लोग किसी भी प्रांत के साथ, ना ही पाकिस्तान के साथ ना ही हिंदुस्तान के साथ, किसी के साथ नहीं जाना चाहते थे। वो स्वतंत्र रहना चाहते थे और ये वहां के राजा का डिसीजन था। लेकिन कश्मीर जो पाकिस्तान था उनको लगा कि कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक है, इसलिए कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा आसानी से बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी कश्मीर को पाकिस्तान में विलय करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया, वहां अफगानिस्तान से एक लड़ाकों को बुलाया, काबुल लड़ाकों को अफगानिस्तान से, और घुसपैठ करके कश्मीर में उनको मतलब भेजा दिया और कहा कि आप कश्मीर में जाइए और राजा की जो सेना है उसको खदेड़िए और कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करवाइए। तो राजा इंडिया की सरकार से मदद मांगते हैं कि देखिए पाकिस्तान ने कबालिय घुसपैठ को कश्मीर में भेज दिया है और वो बहुत ही ज्यादा अ, हिंसा कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि सबसे पहले आप कश्मीर का विलय भारत में करें, इसके बाद ही भारतीय सेना वहां पे कोई हस्तक्षेप करेगी। तो राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन जो विलय पत्र था इस पे सिग्नेचर कर देते हैं और इस हिसाब से कश्मीर का विलय भारत में हो जाता है। फिर भारतीय सेना कश्मीर जाती है और वहां से कबालिय घुसपैठ को भेजती है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो जाती है कि तब तक कश्मीर का जो ये हिस्सा है, कश्मीर का जो ये हिस्सा है ये पूरा कश्मीर है, ये पूरा का पूरा क्या है, कश्मीर है। लेकिन कश्मीर के इस हिस्से को पाकिस्तान की सेना तब तक कब्जा कर लेती है। तो ये कश्मीर मुद्दा था और भारतीय सेना को सिर्फ इतना ही पार्ट मिल पाता है कश्मीर का। लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन के हिसाब से ये पूरा पार्ट होना चाहिए जिसपे अभी पाकिस्तान अभी भी कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान आधारित कश्मीर कहते हैं। वहीं पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर के नाम से बुलाता है। इंडिया इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है और पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर बुलाता है। तो आई होप आपको ये कहानी कश्मीर का क्या मैटर था ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो मैटर है सियाचिन ग्लेशियर का, यही इसी मैप में आप देखेंगे कि सियाचिन का ये इलाका है। इस सियाचिन ग्लेशियर पे भी नियंत्रण को लेकर के दोनों देशों के बीच विवाद रहता है कि कहा रीजन क्या है, कि ये है कश्मीर के ही रीजन में, इसलिए इस क्षेत्र को लेकर विवाद है और ये ऊंचाई पर क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र पर जिसका भी नियंत्रण होगा वो अपना अपना वो जो निगरानी है इस साइड भी कर पाएगा, इस साइड भी कर पाएगा, इस साइड भी कर पाएगा और इस साइड भी कर पाएगा, यानी कि चारों दिशा में कर पाएगा क्योंकि ये ऊंचाई पे बसा हुआ क्षेत्र है। इसीलिए इस क्षेत्र को लेकर के दोनों देशों के बीच विवाद है। उसके बाद जो विवाद है परमाणु हथियार और अन्य जो संहार के हथियार है, बैलिस्टिक मिसाइल, इसको लेकर के, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक समय में हथियारों को लेकर के होड़ चल रही थी। जिस तरह से शीत युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हथियारों की होड़ चल रही थी, उसी प्रकार परमाणु हथियार या अन्य हथियारों की होड़ चल रही थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच। तो ये भी एक मसला है, विवादित मुद्दा है। उसके बाद पाकिस्तान क्या करता है, कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ावा देता है जिससे कि कश्मीर के लोग भड़क जाए और कश्मीर को पाकिस्तान में विलय करने के लिए राजी हो जाए। कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान क्या करता है, हथियार देता है उनको, ठीक, हथियार देता है, पैसा देता है, प्रशिक्षण देता है। ये सब पाकिस्तान कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ावा करने के लिए करता है। वहीं जो पंजाब में हाल फिलहाल में भी खालिस्तान न्यूज में था, पंजाब के कुछ प्रांत को काट करके खालिस्तान बनाने की जो मांग की जा रही है इसका भी पाकिस्तान समर्थन करता है और इसके लिए भी पाकिस्तान हथियार, पैसा और प्रशिक्षण ये सब देता है। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत की मैं बात करूं तो पूर्वोत्तर भारत में जो दो क्षेत्र आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नागालैंड, ये नागालैंड और मिजोरम, यहाँ पे जो अलगाववादी आंदोलन चलते हैं या और भी जगह पे जो चल रहे हैं जैसे मणिपुर ही हो गया, तो इस सब में ये जिक्र आता है कि पाकिस्तान इस सभी जो पूर्वोत्तर भारत के जो सभी राज्य है जहाँ पे किसी न किसी प्रकार से सरकार विरोधी कार्य हो रहे हैं उसको भी भड़काने का काम करता है और उसे भी पाकिस्तान सहायता मुहैया करवाता है और किस प्रकार से
हथियार, पैसा और प्रशिक्षण दे करके। वहीं दोनों देशों के बीच सिंधु जल नदी को लेकर विवाद था, जो इतना ज्यादा बढ़ गया था 1960 में कि विश्व बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा, मध्यस्थता करना पड़ा सिंधु जल नदी विवाद को निपटाने के लिए। यह जो सिंधु जल नदी विवाद था, यह सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदियां है उसको लेकर के, ये इंडस वैली है, सिंधु नदी, इंडस वैली माफ कीजिएगा, इंडस रिवर, सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, चेनाब और ये झेलम, इन 5 सिंधु नदी और इनकी 5 सहायक नदियों को लेकर जो विवाद है, इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद था। हालांकि 1960 में विश्व बैंक WB वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के कारण, हस्तक्षेप के कारण दोनों के बीच जो ये जल का विवाद था ये सुलझा लिया गया। और उसके बाद 1962 में, 1965 में, 1962, 1965, 1971, 1999, 4 बार युद्ध हो चुका है। लेकिन इस ट्रीटी पर, सिंधु जल नदी संधि पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई, इस पर युद्ध का कोई असर नहीं पड़ा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों देशों ने इस पर कभी पहल नहीं की। अगर रुक जाएगा पानी, तो जो भी इंडिया से होकर के पानी जाता है पाकिस्तान में, तो पानी रोक दिया जाएगा अगर इंडिया के द्वारा, तो पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाएगी। और ये जो पंजाब का एरिया है पाकिस्तान में, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पानी को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा कदम था कि युद्ध होने के बावजूद भी ये नहीं रोका गया था। उसके बाद सरक्रीक रेखा को लेकर के विवाद है। गुजरात के पास यह एक रेखा है, सरक्रीक रेखा। पाकिस्तान इस रेखा को लेकर के, पाकिस्तान इस क्षेत्र को लेकर के जो बाउंड्री बनी हुई है इसको नहीं मानता है। पाकिस्तान का कहना है, जैसे मैप से आप समझ सकते हैं सरक्रीक रेखा का, जो आपको ग्रीन वाला लाइन दिख रहा होगा, जो हरा वाला लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, जो ये ग्रीन लाइन दिख रहा होगा, इस पे पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि जो सरक्रीक रेखा है यह यहाँ से है, ठीक है। पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो यानी कि इतना अंदर है। वहीं हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो जो रेड कलर का जो रेखा है, इस पर इस पर इंडिया क्लेम करता है कि सरक्रीक रेखा यहाँ से। और रीजन क्या है क्लेम करने के लिए, कि यहाँ पे रिसोर्सफुल है, क्योंकि यहाँ पे गैस है और ऑयल है, इसका रिजर्व है। इसीलिए दोनों देश इस एरिया को लेकर डिस्प्यूट, यह जो दोनों देशों को लेकर यह एरिया डिस्प्यूटेड है, विवादित है, क्योंकि यहाँ पे गैस और ऑयल है, तेल है, यानी कि प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ बहुत ही बड़ा स्रोत है, बहुत ही बड़ा रिजर्व है। जिससे क्या होगा, जिस देश के कंट्रोल में जाएगा उसको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। वो यहाँ से गैस और तेल निकालकर दुनिया के अन्य देशों को बेचेगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत होगी। इसलिए इसको लेकर के विवाद है। वहीं जो ये पाक और सिंध का जो इलाका है, पाकिस्तान क्लेम करता है, पाकिस्तान ऐसा कहता है कि सिंध और बलूचिस्तान का जो प्रांत है, इसमें भारत जो है, इस प्रांत के लोगों को भारत भड़काता है, ताकि ये जो सिंध प्रांत है और बलूचिस्तान प्रांत है, यह पाकिस्तान से अलग हो जाए। भारत भारत का नाम लेता है, और साथ ही साथ भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, R&AW, इसका भी नाम लेता है पाकिस्तान की, कि भारत हमारे इस दो प्रांत में हस्तक्षेप करता है। तो भारत जो इस दो प्रांत में हस्तक्षेप करता है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, लेकिन ऐसा है नहीं, और आपके NCERT में है, इसलिए मुझे पढ़ाना है यहाँ पे। तो ये जो बलूचिस्तान प्रांत है, इसके बारे में पाकिस्तान हमेशा बात करता है। और जो सिंध प्रांत है, इसके बारे में बात करता है पाकिस्तान, बलूचिस्तान और ये सिंध प्रांत, इसके बारे में बात करता है कि भारत यहाँ पे पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारे डिस्प्यूट है भारत और पाकिस्तान के बीच, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले अगले सेशन में। लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट जरूर करिए कि सेशन कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़िए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।